अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। सेनेट के इंतखाबात के बाद अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान गामजद है। अगरचे लॉन्ग मार्च की चहमगोइयाँ जारी हैं, लेकिन हम भी देख सकते हैं कि ओवरऑल गवर्नमेंट की पोजीशन स्ट्रांग हो गई है। अब तमाम तर फोकस सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी पे मरकूज करना होगा। सारा फोकस अब होगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मजीद, जो कि एजेंडा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आगे बढ़ाया, जिसने मॉनेटरी टाइटनिंग के बाद अब मॉनेटरी ईजिंग की और फिर वहीं डिस्काउंट रेट को इस्तेहकाम दिया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बैंकिंग सर्कल्स ये बात कह रहे थे कि अब यहाँ से डिस्काउंट रेट बढ़ सकता है, लेकिन स्टेट बैंक अभी भी फॉरवर्ड गाइडेंस में लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी कह दिया कि डिस्काउंट रेट को इस्तेहकाम दिया जाएगा, लो रखा जाएगा। क्या अब हम देखेंगे कि पीटीआई की गवर्नमेंट यहाँ से जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो कि मैक्रो इंडिकेटर्स में ऑलरेडी बेहतरी आना शुरू हो गई है, अब इन्फ्लेशन के ऊपर या वो इंडिकेटर्स जो कि आम आदमी पर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसमें बेहतरी आएगी नहीं आएगी, दैट वुड बी $1 मिलियन क्वेश्चन, जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर SPP हैं, FPCCI के चेयरमैन हैं। बेग ग्रुप के बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। मैं अपने लेफ्ट से बताना चाहूँगा आपको अतीकुर रहमान साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, KCCI से इनका भी ताल्लुक है, बैंकिंग सर्कल्स में भी काफ़ी इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा आपको बताते हैं कि खासतौर पे बैंकिंग में जो नई रेगुलेशंस आ रही हैं डिजिटल बैंकिंग के अंदर, उसमें भी इनकी एक्सपर्टीज है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन आई हैव विद अस मिस्टर राजा कामरान, जो कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिजनेस की बीट पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, इकॉनमी पे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफेयर्स के ऊपर। इनसे चाहेंगे कि ये अपना तजिया दें हमें, खासतौर पर की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर, सबसे पहले क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एक कल्चर बन चुका है कि हम कुछ डेटा आपसे शेयर करते हैं लेटेस्ट, तो आज हम देखते हैं कि ऑटो सेक्टर का डेटा क्या आया है। अगर आप ऑटो सेक्टर के फिगर्स अपने सामने जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 35% इजाफा देखा गया है ऑटो सेल्स के अंदर फरवरी के महीने के अंदर। अगर 24% यही इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रवा माली साल के 8 माह के अंदर देखा गया है। तो ओवरऑल ऑटो सेल्स के जो फिगर्स होते हैं या कि LSM का डेटा होता है, ये आपको बताता है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर होता है जो ओवरऑल GDP की फोरकास्टिंग में बहुत शामिल होता है कि ये लीडिंग इंडिकेटर आया कंज्यूमर की जेब में पैसा आ रहा है, उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो क्या वो इस तरह के लग्जरी आइटम खरीदने में उसका इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है। तो ये कंसिस्टेंट हम देख रहे हैं कि ऑटो सेल्स की फिगर्स बेहतर होती चली जा रही हैं और दूसरी मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स भी आ रहे हैं। तो अगेन अ की डेटा दैट वी वांटेड टू शो। सेकंड इंपॉर्टेंट डेटा जो आपसे शेयर करना चाहेंगे वो फरवरी के रेमिटेंसेस के फिगर्स आए हैं जो $2.3 बिलियन हैं, अप हैं। ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मवाजना किया जाए पिछले साल फरवरी से, तो 24% इसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये नवा कंसेक्यूटिव मंथ है जब हम देख रहे हैं कि $2 बिलियन से जायद के ये रेमिटेंसेस के फिगर्स आप रिपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर फिगर्स देखें तो तमाम तर ममालिक से ही रेमिटेंसेस में इजाफा देखा जा रहा है। तो दीज आर द टॉप इंडिकेटर। अगर आप तीसरा इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर देखें जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन कुछ महीनों पहले जो इनिशिएटिव लिया था फॉरेन ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानीज को अट्रैक्ट करने में और फाइनेंशियल उनकी इंक्लूजन बढ़ाने के लिए, कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स का जो अमल शुरू हुआ था कि पाकिस्तान में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी और इक्विटी मार्केट्स में भी। तो अगर आप फ्लो देखें अपने सामने, स्टेट बैंक की आपको ऑफिशियल ट्वीट दिखा रहे हैं, तो ओवरऑल फ्लोज के अंदर अकाउंट में देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा अकाउंट खुल चुके हैं, और फ्लोज देखा जाए तो $671 मिलियन के फ्लो अब तक आ चुके हैं, जो कि एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उस वक्त जब आपको दूसरी साइड पे ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, और आपको कुछ ना कुछ करंट अकाउंट को स्टेबल करने के लिए एक्सटर्नल इनफ्लोज की बेहद ज़रूरत है। तो इस वक्त यहाँ इनफ्लोज का आना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। ओवर टू यू बेग साहब, हाउ डू यू सी दीज नंबर्स राइट नाउ? आपने बड़ा अच्छा प्रेम्बिल में फिगरें और डेटा दिया है और वहीं से हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो यह है कि सेनेट इलेक्शन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, और अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसमें शिकायतें और वो चलता रहता है, लेकिन ये अनसर्टिनिटी का जो एक लेवल है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। हमारे बिज़नेस में, इन्वेस्टमेंट्स में, माशियत में जो सबसे ज़्यादा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़हर कातिल, जी, वो होती है अनसर्टिनिटी।
जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपको पता नहीं है कि कल क्या सिचुएशन होगी। और आपने देखा इन दिनों में स्टॉक एक्सचेंज ने बिल्कुल मूव करा। गिलानी साहब जीते, स्टॉक थर्ड से नीचे गया, फिर दोबारा चेयरमैन सेनेट जीत गए, स्टॉक ने दोबारा 1000 पॉइंट रिटेन किया। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने एक अनसर्टेनिटी को काफ़ी हद तक ख़त्म करा है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन और उनके जीतने के फ़ौरन बाद जो तकरीर की, वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट तकरीर थी। उस तकरीर को हम पॉलिसी स्टेटमेंट कहते हैं। उसमें आपको आने वाले वक्त में वो बतलाना चाह रहे हैं कि वो कैसे जाएंगे या उनकी हुकूमत कैसे जाएगी। उसमें उन्होंने वादा किया है कि मैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बढ़ाना चाहता हूँ, मैं एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो ओवरऑल दूसरे बूम आ रही है उन्होंने सब बात करी। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसे आपने बताया, तीनों चारों सेक्टर में बेहतरी आई है, जिसमें सीमेंट में बहुत बेहतरी है और सीमेंट में तकरीबन तमाम सीमेंट मिल एक्सपेंशन पे जा रहा है। बिल्कुल। और अगर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्टिविटी अभी सही तरीके से शुरू भी नहीं हो पाई है, सिंध में तो बहुत अभी भी रुकावटें हैं। कंस्ट्रक्शन में यकीनन जब वो फुल पोटेंशियल के ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये 30-40 सेक्टर बूम पे आएंगे। अच्छा, मैं ज़रा सी आपकी दूसरी तरफ से आता हूँ। देखिए, इस वक्त हमारी 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं और वो मुझे एक्नॉलेज करनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिसाइज भी हम यहीं आपके यहाँ बैठ के करते हैं। पहली चीज़ तो ये हुई है कि फॉरेन रिजर्व बढ़ने शुरू हुए हैं और 20.20 बिलियन पहुँचे हैं, जिसमें 13.1 स्टेट बैंक के हैं और 7.1 जो है कमर्शियल डिपॉजिट बैंक के। और ये चीज़ ऊपर जा रही है। दूसरे उन्होंने आरडी अकाउंट जो आपका डिजिटल अकाउंट खोला था, ये अनप्रेसिडेंटेड कामयाब रहा है। मैं उसकी लॉन्चिंग में था, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। उस वक्त हम $300 मिलियन की बात कर रहे थे, आज $671 हो गए। 100 कंट्रीज अकाउंट खुले, 1 लाख से ज़्यादा खुले। और ये खास तौर पर उस वक्त आया है जब दूसरी साइड पे ऑयल आपको डेंट कर रहा है। तो ये वो एवेन्यू है जो लो कॉस्ट है, जो लो कॉस्ट है, आप बारो नहीं कर रहे हैं महंगी कॉस्ट के ऊपर। तो ये अच्छी चीज़ हुई। और फिर रेमिटेंसेस का इसकी वजह से, क्योंकि रेमिटेंसेस का आरडी से भी लिंक है कि जब इजी रेमिटेंसेस अलाउ किए हैं, चार्जेस नहीं है, डिजिटल अकाउंट्स में आप पैसे भेज सकते हैं, और वो लोग क्योंकि आ नहीं पा रहे कोविड की वजह से, तो अपने घर वालों को, और डॉलर का जो मैकेनिज्म बड़ा मैनेज किया है, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म। आपने देखा रुपये 157 पे पहुंच गया 168 से। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी। फायदे तो ये हैं कि आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं आपके $12 बिलियन की, उसके ऊपर, और फॉरेन लोन जो आपके फॉरेन करेंसी के हैं वो उसका इक्वलेंट रुपी इन बैलेंस शीट कम हो जाए। लेकिन एक चीज सिर्फ क्या कि मैं बात, लेकिन एक्सपोर्ट पे इसके मनफी असर है, क्योंकि पहले आपको $1 का 168 रुपीज मिलते थे, अब आपको $1 का 157 मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट में आपके मुकाबले दिक्कत हट होगी, या आपको प्राइसेस बढ़ाना पड़ेंगी, जो लोग बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन फिर प्राइसेस बढ़ा के कम्पिटिटिव रहना इज अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है। आई थिंक इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, खासतौर पे उस वक्त अगर हम इसको प्योर इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स देखें अतीक साहब, कि आपके मुल्क पे क्रेडिट और सॉवरेन रिस्क लेने वाली कंट्रीज कम होती जा रही थी। तो उन्होंने किया क्या कि एक्सपेक्ट पाकिस्तानीज को, एक्सपेक्टेड लोगों को, उनको कहा कि आप कंट्री पे रिस्क लें, सॉवरेन रिस्क भी लें और क्रेडिट रिस्क भी लें, और छोटी छोटी डिनोमिनेशन कर दी आरडीए के थ्रू कि आप थोड़ा सा डेट में डाल दें, थोड़ा सा आप इक्विटी में डाल दें, एंड वहाँ से फ्लोज आना शुरू हो गए। हाउ डू यू बिल्ड अपॉन दिस स्ट्रैटेजी? ये देखिए, बात बड़े अच्छे पैमाने पे हो रही है। बात पता है क्या हो रहा है कि ये जो ऑपोजिशन ने ट्रेजरी बेंचेस को उलझा के रखा ना इतने दिनों में, उसमें कौम का काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं वो इतने ग्रो किए मैसिवली कि जिसमें हम देखते हैं कि उनका एक ऐसा सिस्टम ग्रो हो गया जैसे कि ये अनचेक्ड हो गए हों। अब जब वो इन्फ्लेशन इतना बड़ा तो कॉमन आदमी तंग आ गया, परेशान हो गया, और उसकी पैरिटीज़ हैं, बाइंग एंड परचेजिंग पैरिटीज़, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मतलब दैट द कॉमन मैन हैज़ लैंडेड इनटू एन ऑफुल कंडीशन। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट किए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसमें एक सबसे जो लेटेस्ट है वो ये है कि उन्होंने स्टेट बैंक को ये कहा है कि आपको ऑटोनॉमी दी जाती है कि आप इन्फ्लेशन को
ना सिर्फ ये कि चेक करें बल्कि प्राइसेस को भी कंट्रोल करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट बैंक अकेले कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, या ऑटोनॉमी दी गई है कि प्राइसेस को चेक करें। ये सारी चीज़ें देखने जैसी हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये लोकल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इन तमाम चीज़ों पे से ज़रा सी तवज्जो ज़रा इन हालात की वजह से जो अभी हुए, जैसे कि इख्तियार भाई ने कहा कि अब कुछ लगता है कि सुकून का सांस आया है, गवर्नमेंट कुछ काम करती है। देखिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हमने करोड़ दफ़ा करी, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी में 1947 से लेकर अब तक किसी ने अमल नहीं किया। हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे अमल नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ किसी तरह पॉसिबल नहीं है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सबसे पहला काम है वो ये करे कि ये अगर सुकून के दिन आ गए और काम करने के दिन आ गए उनके, और उनको काम करने दिया जा रहा है, तो सबसे पहले चेक करें इन्फ्लेशन को, महंगाई को, इसको कंट्रोल करना है। महंगाई 8% के टारगेट पे थी, 13.2% के टारगेट पे। लोगों की चीखें निकल गई हैं, हर चीज़ जिसके ऊपर आप हाथ लगाएं दुगनी चुगनी आगे बढ़ चुका है। इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर हमें अपना सर्कुलर डेट ऑफलोड करना है तो उसको ऑफलोड करने के लिए हमें अपने पावर टैरिफ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। पावर टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से जहां आम आदमी का नुकसान हो रहा है, वहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी डिस्टर्ब हो रहा है और कैपेसिटी बिल्डिंग खराब हो रही है और प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है। मैं बात को यहाँ पे करता हूँ कि जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो लामहला कमोडिटी की कॉस्ट बढ़ेगी और एंड यूजर को महंगी मिलेगी और इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलेगा। आपकी बात को मैं थोड़ा सा एक बात सिर्फ कह के ख़त्म करता हूँ कि अब गवर्नमेंट की सबसे मेजर ड्यूटी है कि वो इन्फ्लेशन को किसी तरह भी हो कंट्रोल करके उसके बेसिक टारगेट पे वापस लेकर आए। साहब, यही सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। स्टेट बैंक को अगर आप देखें तो उसने लास्ट क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर भी कहा कि 5 से 7% के दरमियान मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट है कि इन्फ्लेशन रहेगी। अगरचे रमज़ान के अंदर और ऑयल प्राइसेस बढ़ने के बाद हम एक स्पाइक मजीद देख सकते हैं 1 से 2 महीनों में, लेकिन स्टेट बैंक इज फोकस कि यहाँ से इन्फ्लेशन का ये जो ट्रेंड होगा ये टेम्प्रेरी होगा। हाउ डू यू सी, बिकॉज इन्फ्लेशन ही सबसे बड़ा मसला है जिसको अपोजिशन इशू बना रही है और उसको आगे बढ़ा रही है। आपका क्या फीडबैक है? देखिए, इन्फ्लेशन इज द वर्स्ट काइंड ऑफ टैक्सेशन। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है टैक्सेशन बढ़ती है। मगर हम देख रहे हैं, आपने बहुत से फिगर्स को यहाँ पे एलोबरेट किया है, मगर आपने एफडीआई का फिगर यहाँ पे एलोबरेट नहीं किया कि जो डिक्लाइन में है। दूसरी बात ये कि गाड़ियों की सेल्स आपने 2018 के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो अभी भी हमारी गाड़ियों की सेल्स उस लेवल पर नहीं है जो 2018 में थी। हम बॉटम जो किया था पिछले साल उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि ईयर टू ईयर। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे जो स्टेट बैंक ने जो रुपये की डिवैल्यूएशन की पॉलिसी अपनाई, उसने जो इन्फ्लेशन जो अभी अतीक साहब कह रहे थे जो वर्स्ट पैदा किया है, उसकी एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए थी तो डॉलर टर्म में आपकी सैलरी जो बनती थी ये 120 रुपए के डॉलर पे, वो आपकी बनती थी $416। ठीक है, जब आपने 160 रुपए पे डॉलर ले गए तो आपकी जो मंथली सैलरी थी वो घटकर आ गई $312 पे। यानी आपकी जो सैलरी थी वो डॉलर टर्म में $104 कम हो गई। अगर 160 पे डॉलर लगाएं तो आपका कितने परसेंट, 16,000 रुपए आपकी सैलरी कम हो गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप बता रहे हैं। सिर्फ गाड़ियों से मैं स्टार्ट करूंगा आपको। 2018 से आप मवाजना कर रहे हैं, 2018 में पाकिस्तान में कितनी गाड़ियां बनाने की कंपनी थी, अब कितनी है, कितना इजाफा हुआ? आपका फीडबैक आप बताइए प्लीज। देखिए, इस वक्त मैं पूछ रहा हूँ 22 नई कंपनीज आई हैं। 22 नई कंपनी, पहले कितनी थी? पहले का मुझे अभी फिगर याद नहीं है। 22 नए न्यू इंटर्न आए हैं जो कि पिछली गवर्नमेंट की ऑटो पॉलिसी थी उसके तहत। अभी जो नई गवर्नमेंट ने ऑटो पॉलिसी दी है उसके तहत मजीद एंट्रीज आनी है जो साल 2026 के लिए तक की वैलिड है। इंक्रीज आ रहे हैं? देखिए, इंक्रीज इस वजह से आ रहे हैं कि आपकी जो मईशत है उसमें जो फी 1000 गाड़ी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो दुनिया में लोएस्ट हैं और इनके जेब में पैसा भी है। देखिए, मैं आपको एक और दूसरी मिसाल देता हूँ। सर, मैं एक और मिसाल देता हूँ। जो आउट ऑफ बैंक मनी है उसकी, पाकिस्तान में तकरीबन 15,000 अरब डॉलर के बैंक अकाउंट्स हैं और तकरीबन आपकी जो है 6 से 7,000 अरब रुपए की करेंसी इन सर्कुलेशन है। करेंसी इन सर्कुलेशन तकरीबन 2.2 का मल्टीपल है और जो दुनिया भर में होता है
वो तकरीबन 10 का मल्टीपल होता है जो भी करेंसी इन सर्कुलेशन होती है जो बैंकों में होती है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपकी इकोनॉमी में जो है बढ़ रही है, अनबैंक मनी बढ़ रही है। इसी वजह से बात हो रही है कि जी 5,000 के नोट को कम करें। आपने जो है FATF के तहत 40,000 का बॉन्ड खत्म किया है, 25,000 के बॉन्ड को खत्म किया है। सवाल पूछता हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन में 2018 के मुकाबले में अभी इजाफा हुआ है, कमी हुई है? आप बता दें पहले, हाँ या ना बता दें। देखिए बहुत सारी कोशिशों के बावजूद जो करेंसी सर्कुलेशन है हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको की इंडिकेटर बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक की इंडिकेटर होता है UN का, वर्ल्ड बैंक का, कि इकोनॉमी, बिकॉज़ मैं आपको M2 का फिगर दे रहा हूँ जिसको अगर अभी आप चाहें स्टेट बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें। ऐसे नहीं, पाकिस्तान में जो हमने रुपी डिवैल्यू किया उसके जो नुकसान हुए, इस वक्त चिकन जो है 500 रुपए, जो बेसिक प्रोटीन, मुझे खान साहब की वो तकरीर याद है जो पहली तकरीर उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था हमारी इंस्टेंटेड ग्रोथ है और हमें अपने गरीबों को जो है फूड देना है, मगर वो सारी चीज़ें हम जो है मोबाइल खाना घर से नहीं पूरी कर सकते। उसके लिए हमने अपनी इकोनॉमी में अफोर्डेबिलिटी पैदा करनी है। लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ी हैं 2 साल से। एक और मैं आपके लिए सवाल दे रहा हूँ, जो आपने कहा रुपी डिवैल्यू किया, रुपी बड़ा इकोनॉमिस्ट का सवाल है, रुपी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड नहीं था 2018 में, हाँ या नहीं? कोई मतलब, ताकि मैं इनको कंक्लूड करूँ ना, देन वी मूव फॉरवर्ड। जी प्लीज। सवाल ये है कि बड़ा टची, इसमें बहुत बहस हुई है। देखिए नवाज शरीफ के, हाँ, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इसहाक डार साहब ने रुपी को एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर बना के आर्टिफिशियली मेंटेन कर 100 और 102 के ऊपर। सही है। आर्टिफिशियली कैसे करते हैं वो भी समझा दें। बिल्कुल। आर्टिफिशियली होता है कि डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म को आप नहीं चलने देते हैं। मार्केट में डॉलर की डिमांड आई, आपने $20 मिलियन फेंक दिए, बिल्कुल सही है ना, वो डिमांड ठस से नीचे चली गई तो डॉलर की प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। तो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को आपने आर्टिफिशियली मेंटेन करा और जो डॉलर की डिमांड आई वो आपने रिजर्व से फंड्स लेके फेंक के तो रिजर्व नीचे जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो डॉलर की डिमांड होने की वजह से 102 पे 100 के ऊपर ठहरा हुआ है। बट ये चीज से क्या कर आपने इंपोर्ट सस्ती कर दी, इंपोर्ट सस्ती कर दी, यानी $1 का आपको 100 रुपए दे के आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी इंपोर्ट, और उससे आपने देखा कि इंपोर्ट बढ़ के 58 से $60 बिलियन हो गई। इसके अलावा एक्सपोर्ट जो आपकी वही 23 के ऊपर रही। ये बहुत अच्छा। मुझे ये बताइए, मुझे एक चीज और बता दीजिए, आपको ही कनेक्ट करता हूँ उसके ऊपर। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि उस वक्त जब आपने रुपी को डिवैल्यूएशन या मार्केट ड्रिवन छोड़ा, उसको डिवैल्यूएशन मार्केट ड्रिवन छोड़ना पड़ा हमें, इसके अलावा कौन सा वायबल ऑप्शन था? ये पहले आपसे पूछता हूँ, फिर आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए। कोई वायबल ऑप्शन था उस वक्त? देखिए बिल्कुल आपके पास वायबल ऑप्शन मौजूद था। क्या था? आपको देखिए, आपको हमेशा चाइना ने जो अचीव की है अपनी ग्रोथ, वो अपनी करेंसी की स्टेबिलिटी से अचीव की है। करेंसी की स्टेबिलिटी जो है, आपकी जो इकोनॉमी है उसमें लॉन्ग टर्म आपके विजन को वो बताती है कि आप लॉन्ग टर्म विजन लें। पाकिस्तान में हर 5 साल में एक साइकिल जो है वो इन्फ्लेशन का ऐसा आता है। हफीज शेख पहले साहब भी थे जब वो उस वक्त प्राइस। दोबारा आपसे ये सवाल पूछा, यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि जो रुपी डिवैल्यूएशन के बगैर कोई चार था, आपने कहा चाइना ने करेंसी स्टेबल की है, चाइना ने बेसिकली अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं ताकि उनको मिले फॉरेन करेंसी, उनकी रुपी, उनकी करेंसी स्टेबल हो, बिकॉज़ यू हैव टू स्टिक। प्लीज रुपी को स्टेबल रखने का सिर्फ एक ऑथेंटिक तरीका है कि फॉरेन रिजर्व्स आप अपने बढ़ाएं। बिल्कुल, सिर्फ 1.5 नहीं, 2.25 नहीं, 2 कैसे बढ़ेंगे ये भी बताइए। रिजर्व कैसे बढ़ेंगे? 4 जराए दुनिया में, 4.5 नहीं है, 5 नहीं। पहला एक्सपोर्ट्स, मोस्ट रिलायबल सोर्स। सेकंड रेमिटेंसेस जो ऊपर जा रही हैं। थर्ड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चौथा जो है, अगर इन तीनों से वो रिजर्व लेवल नहीं मेंटेन हो रहा है, then you have to go for donors agency, IMF, World Bank। बिल्कुल। अतीजा, आप क्या फीडबैक देंगे इसके ऊपर? देखिए थोड़ी सी डिवैल्यूएशन पे बात कर लूँ। जी। ये जो डिवैल्यूएशन हुआ ना, इसने हमें एक बहुत बड़ा नुकसान ये पहुंचाया कि हमारे जो डेट्स है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए। इख्तियार साहब एग्री करेंगे। $113 बिलियन जब आपके डेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए तो उसमें हम सिर्फ एक्सटर्नल डेट की बात नहीं करते, हम डोमेस्टिक डेट की बात भी करते हैं। एक कंट्री जो कि बर्डन्ड बाय और स्ट्रेस्ड बाय डेट्स हो,
आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाएं या उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं या उसका कोई और काम अच्छा हो जाए तो वो उस टर्मोइल से निकल। हमें सबसे पहले इस बात से सोचना होगा कि हमारे डोमेस्टिक डेट्स हों चाहे एक्सटर्नल डेट्स हों, हमें इससे फरागत हासिल करनी। इससे फरागत हासिल करने के बाद सबसे मजबूत और बेस्ट तरीका ये कि हम जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनको जिस तेजी से हो सके बढ़ाएं। इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन ये है कि हम कैपेसिटी तक फुल हैं और जो हमारे पास ऑर्डर, लेकिन क्या हम अपनी मैकेनिज्म से अपनी कैपेसिटी से उनको पूरा कर पा रहे? 20 बिलियन डॉलर की आपके पास पोटेंशियल चल रही, 25 पे आके रुक जाती है। 37 बिलियन डॉलर्स की आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी है क्योंकि आपको वो ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप टारगेट कर रहे हैं कि इस फिस्कल बजट में, इस फिस्कल ईयर में आप 40 बिलियन डॉलर पे जाएंगे। तो जब ये सारे लकूमाज आए और ये प्रॉब्लम्स आए और आप उसको ना कर सकें और फिर डेट्स भी आपके सर पे खड़ा हो, तो उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना वो किसी काम नहीं आते। बिल्कुल। और वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते भी नहीं आगे, डिप्लीट होते चले। आपने रेमिटेंसेस का सहारा कितना लेना है? कितने रेमिटेंसेस आपके जाएंगे? आप देखिए कोविड में दुनिया तबाह हो रही थी, सरपास हो रहे थे, डिप्रेस्ड हो रही थी इकोनॉमी, आपके पास रेमिटेंसेस आ रहे थे, आपकी रेमिटेंसेस से आपकी फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन क्या उस फॉरेन एक्सचेंज ने आपकी इकोनॉमी को सहारा दिया? अभी हम बात कर रहे थे एक्सक्यूज मी, हमारे ऑटो सेक्टर की ग्रोथ, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक है, ऑटो सेक्टर आया बढ़ा, लेकिन उस ऑटो सेक्टर के साथ आपने देखा कि अवाम की मुश्किलात दूर नहीं होती। इंसान अवाम की मुश्किल दूर हो रही है मोटरसाइकिल इंडस्ट्री से। आपके पास ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा निज़ाम नहीं है, जिसमें कराची का एग्जांपल सबसे बड़ा है कि आपके पास रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है। जब आपके पास रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है तो लामोहला अगला जो है वो बेस करेगा मोटरसाइकिल। तो आपकी मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी मल्टीप्लाई हो गई कि लाखों में मिलियंस में चलेगी। आपके शहर में मोटरसाइकिलों का अंबार लग गया। 1,54,000 मोटरसाइकिल। यही आप देखें कि जब आप मोटरसाइकिल की ग्रोथ को और उसके पोटेंशियल को देखते हैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल की एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं और लोकल मार्केट को तो फीड कर ही रहे हैं, आप एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है। ये जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये वाली बात आती है। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी प्लीज आप कंप्लीट करें प्लीज सर। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री सिर्फ यही नहीं कि गरीब की सवारी है, कॉमन मैन की सवारी है, बल्कि इस मुल्क में एक अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट निज़ाम नहीं होने की वजह से इस मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल रही। हमें देखना ये चाहिए कि हम अपने ऑटो सेक्टर पे जोर देने के बजाय, उसकी पोटेंशियल्स को काउंट करने के बजाय उसकी बारे में बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें ताकि हम उसको बढ़ाकर एक्सपोर्ट भी कर सके और उनको दूसरे मुल्कों में ले। देखिए बड़े बहुत टारगेटेड कंट्रीज हैं जो हमारी मोटरसाइकिल के लिए हमारे इंतजार में अफ्रीकन कंट्री पॉइंट पे आता हूं मैं। आर्गुमेंट ठीक है बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन एम्फेसिस यही है कि हम अपनी दूसरी इंडस्ट्रीज को, ऑटो सेक्टर वगैरह को आप छोड़ दें। हमारा मेन पोटेंशियल जो है वो मोटरसाइकिल है। हम एक आर्गुमेंट को कंक्लूड करते हैं, उस वक्त जो डिवैल्यूएशन थी उसके अलावा कोई चारा नहीं था। Is that correct? Because technically, because you have to conclude one argument. Please. IMF के साथ अब प्रोग्राम में जा रहे थे। जी। IMF की प्री रिक्विजिट कंडीशन थी कि मार्केट ड्रिवन करें, आप मार्केट ड्रिवन करें, आप उसको डिवैल्यू करें। 28% की गई, 100 फाइनली 168 पे पहुंच गया। ये IMF के प्रोग्राम का हिस्सा थी। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में आपने डिस्काउंट रेट के लिए उनसे बात की, 13 पे पहुंच गया था वो, क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रख के इन्फ्लेशन कंटेन करना चाहते थे, ग्रोथ को बढ़ाना चाहते थे। ये सब IMF का प्रोग्राम था और उसके तहत उन्हें करना पड़ा। मैं जो एक बात मिसिंग लिंक है आज हमारी डिस्कशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है, 5 महीने के ऑर्डर हो गए, नए नए ऑर्डर आ रहे हैं। वो भाई अब मसला जो हो गया वो ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर की सब कहानी है। टेक्सटाइल सेक्टर में यकीनन ऑर्डर आए भारत के भी, क्योंकि वहाँ कोरोना की शिद्दत या नहीं है, लेकिन कॉटन क्रॉप आपकी 5.5 मिलियन बेल रह गई है 13 मिलियन बेल में से। इंडिया से वोगा से मिल नहीं रहा क्योंकि ट्रेड अलाउ नहीं है। ब्राजील से, सेंट्रल एशियन से आपका आएगा, 15% कॉस्ट बढ़ जाती है। मैं कॉटन यूज कर रहा हूँ, हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता है। एक तो ये मसला पड़ गया, तो फैक्टर ऑफ यार्न की कीमत 40% बढ़ गई। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 40% यार्न राजा बढ़ गया। दूसरी चीज एक और बम फटा है, और दूसरा बम यह है कि शिपिंग कंपनियों ने जो $1500 में कंटेनर लेके जाती थी,
$4,000 के ऊपर चले गए, क्योंकि बॉक्सेस नहीं है। कोविड की वजह से वो साइकिल टूट गया है। सही है। इंपोर्ट कम थी, लिहाजा बॉक्सेस आई नहीं, बॉक्सेस में कंटेनर नहीं आए, सही है। लिहाजा अब एक्सपोर्ट में वो शॉर्ट है, लिहाजा वो डिक्टेट कर रहे हैं, कार्टेल बन गया है। और वो पूछते हैं कि भाई आपने भेजना है या नहीं भेजना, सही है, क्योंकि पीपल आर इन लाइन। तो ये चीज़ है हुकूमत ये को, बहुत ही इसका एक चीज़ सिर्फ है, खुदा के वास्ते पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, सबसे बड़ी आपाशी का निज़ाम है, मेहनती किसान है, एग्रीकल्चर, फर्टाइल लैंड, 4 मौसम, 365 दिन सूरज, खुदा के वास्ते पे एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल जोर दें। अगर आप चाहते हैं राजा की तरफ लेकर आता हूँ, टेक्सटाइल को या दूसरी चीज़ों में एक्सपोर्ट बढ़े। बिल्कुल राजा प्लीज। देखिए मेरी गुफ्तगू जहाँ जा रही थी, जिसको मैं पॉइंट मेक करना चाहता था, वो बीच में रह गया। प्लीज। देखिए डिवैल्यूएशन के बाद हमने किया क्या, हमने मैसिवली वीट इंपोर्ट की है, हमने मैसिवली शुगर इंपोर्ट की है, और अब बात करें कॉटन की, हमारी 5 बड़ी क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिसमें से 3 बड़ी क्रॉप्स की हम इंपोर्टर हैं। ठीक है। अब जब हम 3 बड़ी क्रॉप को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे हमारा इंपोर्ट बिल जो कर्टेल होना चाहिए था, वो हमने सब का सब जो है नल एंड वाइट कर दिया कि हमने जो रुपए की, और जिस हिसाब से हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं था। ठीक है, जब हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं था, हमारी 55 मिलियन बेल से हम 5.5 मिलियन बेल पर आ गए, और 5.5 बिलियन बेल से भी अभी नीचे जा रहे हैं, तो हमारे पास सरप्लस नहीं था, और उस सरप्लस की हमने प्लानिंग नहीं की। हमें जो वे फॉरवर्ड अभी इस वक्त नजर आ रहा है, वो हमें जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें नजर आ रहा है, जिसके लिए तकरीबन 80 से ज्यादा मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर चेयर कर चुके हैं, और वो मीटिंग्स जो है वो आगे चल के आपको दे रही है। मगर उसमें भी एक लकूना रह गया है, उसमें लकूना ये रह गया कि आपने बिल्डर्स को 1 विंडो ऑपरेशन तो दे दिया है, मगर उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्री थी उसको इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया, उसके साथ उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी और उसकी ग्रोथ को, उस जो डिमांड थी उससे कैप अप नहीं की, कोप अप नहीं किया। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि सीमेंट में अभी ग्रोथ तो आ रही है, मगर वो उस लिहाज से नहीं आ रही और कीमत बढ़ रही है। इसके अलावा जो सरिया है, जो उसकी कीमत बढ़ रही है। इसके अलावा जब आप जाएंगे तो उसकी फिनिश प्रोडक्ट में टाइल्स की कीमत बढ़ जाएगी और सेरेमिक्स की कीमत बढ़ जाएगी। जो आपको कंस्ट्रक्शन पॉलिसी दी है इस वक्त, इट्स वेरी गुड, वेरी मार्वलस। उसमें जो मिनिमम जो आपकी किस्त है वो 12-15 हज़ार रुपए है, जो अफोर्ड कर सकता है, मगर उसके साथ साथ आपको जो अलाइड इंडस्ट्री है उसको इस पॉलिसी का हिस्सा बनाकर जब आप चलेंगे तो वो आपको आने वाले दिनों में देगी। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इन्फ्लेशन जो है ना, अभी इस वक्त आपकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। इसके बाद एक जो आपने गाड़ियों की बात की ना, गाड़ियों में देखेंगे उसकी जो पॉलिसी है उसमें आपकी जो लोकल ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो मिसिंग है। आप ज्यादातर जो मंगवा रहे हैं बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, एसयूवीज आ रही हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स आ रही हैं, और वो बिल्कुल सीकेडी आ रही हैं, कंप्लीट नॉकडाउन आ रहे हैं। उसके जो स्पेयर या वो सीबीयू आ रही हैं, मगर उसके स्पेयर पार्ट्स भी साथ ही आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ असेंबल हो रहे हैं। मकामी हमने इंडस्ट्री को ग्रो नहीं किया, तो हमें पॉलिसीज में इन चीजों को देखना होगा कि इसको ग्रो किया जाए। इसमें सबसे अहम बात जो लास्ट जो अभी स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल आया है, और उसके साथ साथ जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की जो उनको ओवरहॉल करने के लिए जो बिल आया है, उसके हवाले से जो है हम देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बजट में डिफेंस से ज्यादा खराजात हमारी जो है ये ब्लीड कर रही हैं, जिन्हें हमें कमा के देना चाहिए था, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं, उस पर हमें फोकस करना होगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया नाज़रीन। कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप देखें कि 1.8 मिलियन जो है वो एलिजिबल एप्लीकेशंस आ गई हैं जो कि एलिजिबल हैं, लेकिन अप्रूवल रेटिंग इज स्टिल लेस देन 1%। बैंक अभी भी अप्रूव नहीं कर रहे हैं, बिकॉज स्टेट बैंक की तरफ से कुछ रेगुलेशंस हैं जिसके तहत आपको नए प्लॉट पे ही कंस्ट्रक्शन या एक बहुत नई प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन, जबकि शहर के अंदर एक तो प्रॉपर्टी महंगी है और नई प्रॉपर्टी मिलना बड़ा मुश्किल है। और उसके साथ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि जो टाइल्स हो गया, स्टील की प्राइसेस हो गई, ये इस पूरी इंडस्ट्री ने अपने डिमांड को देखते हुए अपनी प्राइसेस बढ़ा दी, और उसके ऊपर भी कोई चेक नहीं लग पाया। तो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग की जो प्राइसेस थी और जो बिल्डर्स नए पाकिस्तान हाउसिंग में जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो गवर्नमेंट के पास गए हैं कि हम इस इतने पैसों में कहाँ से ये मकान बना के दें। तो अगेन दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जी सर। जी, बहुत अच्छी राजा ने इसमें तज्जिया दिया है।
दो चीज़ें हैं और जो चैलेंजेस हुकूमत के लिए, जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी चीज़ों के साथ साथ वो चीज़ें जी बताइए जो अलार्मिंग है उनको भी देखना है। पहली चीज़ तो हमारा ये, जैसे अभी इन्होंने कहा कि स्टेट इंटरप्राइजेस जिनका बिल आया 2021 का, उसमें ये पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 212 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसमें मेजॉरिटी जो है वो लॉस में चल रही हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ पे मैंने कॉलम देखा है नेक्स्ट वीक आ रहा है, सबसे ज़्यादा लॉस कर रही है। तो एक तो ये 2 सालों में सिर्फ उसके 470 या 480 बिलियन जो है उनको लॉसेज हो चुके हैं। 30% बैंक से इन ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेसिव बोरिंग की है बैंक से के साथ अपने चलाने के लिए। उनको जिनकी चिमनियों से धुआं नहीं निकल रहा है स्टिल मिल पा रहा, क्योंकि एक्सेसिव स्टाफ का है, पीआई है उसमें, रेलवे है, बॉबडा जिसमें डिस्को आता है, ऑन एवरेज वर्कर की एफिशिएंसी नहीं है। और ये बड़ा मसला है। ये एक्सेसिव स्टाफ की वजह से जो है ये फेल्ड हुई हैं। तो मैं एक तो यह है कि इनको ब्लीडिंग को बंद करें, गुड मनी फॉर बैड मनी खत्म हो जाए। कैसे ये जो जा रहा है, इनको 2 ही चीज़ें हैं। जी पहली चीज़ है प्राइवेटाइजेशन, आप उसको बेचें हिम्मत करके, और अगर किसी इंटरप्राइज में ये पोटेंशियल है कि उसकी तश्कील नौ की जा सकती है, ओवरहॉल कर उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो रिस्ट्रक्चर करी जाए। ठीक है, ये 2 चीज़ें करके बट इस कहानी को ख़त्म करें, क्योंकि 2 साल में 450 बिलियन है। पिछले ये 8, 10, 15 सालों से चल रही है। हर हुकूमत आती है पहले बजट में कहती है हम इन इदारों की निजकारी करेंगे, वो हुआ नहीं। एंड सेकंड इज सर्कुलर डेट 2340 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। सर्कुलर डेट इज अनदर बम। हालांकि उन्होंने कुछ रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट करे आईपीपीस के साथ, उससे हमें मदद मिलेगी। अच्छा खासा रिटायर तो कर रहे हैं अभी, लेकिन सर्कुलर डेट इज स्टिल ए सीरियस बम जो किसी भी वक्त ब्लास्ट कर सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि इसके ऊपर मैं समझता हूँ हुकूमत को, पॉलिसी मेकर्स को देखना है। फेडरेशन और बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। एफबीआर के वो इक़दाम जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूँ चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर अशफाक साहब। सेल टैक्स की वापसी फास्टर सिस्टम के तहत बहुत अच्छी हो रही है, दर का कौन। बिल्कुल, ये इसी पॉइंट को आपकी तरफ लेकर आना। मैं 4 पॉइंट नोट किए, अभी वो उसका जवाब देना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात ये कि बात हो रही थी कि डिवैल्यूएशन पे दोनों हज़ार ने बात करी, बड़ी अच्छी बात की। देखिए, हम ये बात भूल गए कि जहाँ डिवैल्यूएशन ने हमें बहुत ज़्यादा ख़राब किया, हमारे डेट्स को इंक्रीज़ किया, उसमें सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम भूल गए इस गुफ्तगू में, और वो है कि हमें 2 मुल्कों ने FATF के ग्रे लिस्ट में होने की वजह से करेंसी स्वैप्स किए हैं, और उन स्वैप्स की वजह से हमारी फॉरेन एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ा। ये एक लंबी डिबेट है। दूसरी बात, इख्तियार भाई बता रहे थे कि कंटेनर्स की शॉर्टेज है, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को ओवर दी इनवॉइस पे करना पड़ रहा है और बहुत मुश्किल में जाना है, और वो किस तरह अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये कि इसमें हमारा कसूर है। हमने अपनी मैरीटाइम पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ने हमें इतनी अच्छी मैरीटाइम पॉलिसी दी, और उस पर एक प्रोग्राम होना चाहिए, उस मैरीटाइम पॉलिसी को हमने बिल्कुल उठा के रख दिया और उस पर गौर नहीं किया, और मैं नहीं देख रहा कि कोई उस पर काम हो रहा है या उस पर इन्वेस्टमेंट। तीसरी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहे थे कि अबव द रेटिंग काम हुआ, और बैंकों की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फंडिंग दें, लेकिन बैंकों के साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि दे आर एग्जॉस्ट ऑफ फंड्स, उनकी एग्जॉस्ट है। वो कहते हैं हमें और फ्लड करो पैसा, तब हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर मजीद पैसा देंगे। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि बता रहे थे सिख इंडस्ट्रीज़ के बारे में इख्तियार भाई, अगेन रिकंस्ट्रक्शन एंड रीस्ट्रक्चरिंग और रीवैम्पिंग दी सिख इंडस्ट्री बहुत ग्रेट बात है। मैंने हमेशा कहा है कि सिख इंडस्ट्री और वैल्यू एडिट पे काम करना चाहिए। तो इसमें एक बहुत बड़ी स्टेट बैंक की पॉलिसी आई, लॉन्ग टर्म पॉलिसी विद शॉर्ट इंटरेस्ट रेट, और वो थी रीफाइनेंस पॉलिसी फॉर प्लांट एंड मशीनरी, और उस पर काफ़ी लोगों ने अमल करके अपनी सिख इंडस्ट्रीज को पैरों पे खड़ा किया है, और इस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कामयाब हुए। ठीक है अजीज राजा साहब, द इशू इज, आपने कहा कि बैंक्स और फंड मांग रहे हैं। मेरी नाकिस राय के मुताबिक, और जो डेटा बता रहा है वो कह रहा है कि अप्रूवल ही नहीं कर रहे बैंक्स, बिकॉज वो रेगुलेटरी कुछ कंगन है कि अप्रूवल ही नहीं है उनके पास। पैसे बनाए क्योंकि उनको इस साल एक पैसा रिलीज करना है कंस्ट्रक्शन में, और दूसरी जानिब वो सिंध के अंदर एक दूसरा मसला है कि अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अगेन पेंडिंग है, अब पास नहीं हो पा रहे। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं। एक तो बैंकों का इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, मगर बैंक्स एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन में यह है कि हाउसिंग इज़ द फंडामेंटल राइट।
जब हाउसिंग इज द फंडामेंटल राइट है, बैंक कहते हैं कि जी इसको अगर आप आइन की इससे फंडामेंटल राइट से नहीं निकालेंगे तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फोरक्लोजर के लिए जाते हैं, जब हम अपनी जायदाद जब्त करने जाते हैं, ये बैंकों की राय है, मैं इस पर मुत्तफिक नहीं हूँ, जब हम जाते हैं तो उस वक्त हमें अदालतों से वो फैसले नहीं मिलते। वो रेगुलेशन सब कर दी उसके बाद ही बैंक से अभी नहीं, वो फंडामेंटल राइट अभी भी मौजूद है। दूसरा बात ये है, देखिए बैंकों के लिए, बैंक अभी भी, अगर मैं साबिक गवर्नर स्टेट बैंक्स की बात करूं, उनकी राय में पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री स्टिल वर्किंग इन 1970s। वो उसने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया है। वो आपको हुकूमत को सबसे ज्यादा लोन देती है, लोन देकर वो बैठ जाती है, गारंटीड उनको प्रॉफिट है, डूबने का उसमें खतरा नहीं है, रिकवरी के उनके मसाइल नहीं है, तो वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। मतलब आवाम का पैसा लेके गवर्नमेंट को उधार दे देते हैं और उसके ऊपर नेट स्प्रेड खाते रहते हैं। जी बिल्कुल यही बात है। और जाते हैं, गोल्फ खेलते हैं, मजे करते हैं। ठीक है। और 12% 14% ट्रेजरी बिल हो गया तो बैंकों के लिए इजीएस्ट था इन फंड बैंकों के प्रॉफिट्स दुगने हो गए हैं। रिस्क ले, आप कह रहे हैं कि रिस्क लेना चाहिए बैंक्स को, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, लेंडिंग करनी चाहिए। लेंडिंग में भी बड़े इदारे हैं। लेकिन आपको सुन के खुशी होगी कि वजीर आजम साहब ने राजा ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 330 अरब रुपए एलोकेट मुख्तस करें बैंकों का। और अगर वो इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं डिसबर्स करते तो पेनल्टीज हैं, तो इसको हमने टेकअप करना है, इसको देखना है कि देखिए अभी दरखास्तें आए। दूसरी बात यह है कि अगर आपने शहर के अंदर ही प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त को बेचना और खरीदना है, उससे हमारे नई हाउसिंग पैदा नहीं होगी और उससे हमें नुकसान होगा। हमें जो है सैटेलाइट टाउन्स बना के जो ट्रांसपोर्ट के, अब देखें जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन है या कराची में ग्रीन, अब आउटस्कर्ट्स में आबादी करें और उसके रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत उसको अगर जोड़ेंगे तो तभी आपकी तरक्की हो पाएगी और आपकी आबादी होगी और जो आपकी हाउसिंग की डेफिशिएंसी है वो दूर होगी। इसमें देखिए एक सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास पिछले 8-10 साल में हमारे पास कोई $1 बिलियन इंडस्ट्री नहीं लगी है। हमने पावर प्लांट्स तो लगाए हैं, अभी हम एक्सेस कैपेसिटी में हैं, नहीं अभी एफिशिएंट लगे हैं जो हवेली और जो RLNG वाले हैं। हमने अब एफिशिएंट पावर प्लांट्स के साथ अपनी जो चीन इस वक्त बैठा है, हम सीपेक का हिस्सा हैं और हम पर सारी दुनिया की नजरें हैं। हमने जो अपने खुसूसी इक्तिसादी जोन बनाने थे उनमें हमने चाइनीज इंडस्ट्री को जल्द से जल्द लाना होगा ताकि हमारी जो इस वक्त एक्सेस कैपेसिटी है पावर की वो वहां पे यूटिलाइज हो और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि चाइना इस वक्त जा रहा है हाईटेक ग्रोथ पे। हमें चाहिए हाई रेट ग्रोथ, चाइना को चाहिए हाईटेक ग्रोथ, तो उसने अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट करना है। पाकिस्तान से अफ्रीका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, वो शंघाई के बजाय वो क्यों ना गवादर से अफ्रीका जाए। अफ्रीका फ्यूचर है और हम प्रेजेंट हैं। हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। जितनी चाइनीज इंडस्ट्री यहाँ आएगी, यहाँ से अफ्रीका जाएगी लाइट इंजीनियरिंग की, और हम फिर अपनी एक ग्रोथ की जो है मोमेंटम को बहुत ही इनसाइट्स आपने बताई कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन को ग्रो करना है तो उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन को ग्रो करना बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नाकिस होगी तो सैटेलाइट टाउन आबादी नहीं होंगे। तो और यही वजह, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कहा, मेरे नज़दीक सीपैक में अगर आप पूछते हैं कि उसके असरात लोकल इंडस्ट्री पे, एक्सपोर्ट पे, मुलाजमतों के मौक़ों पे कैसे पड़ेंगे, तो मेरा एक ही जवाब है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 9 आइडेंटिफाई करें, हर सूबे में 2-2 और एक गिलगित बल्तिस्तान में, इन 9 जोन्स को जल्द से जल्द समाप्त करें और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री चाइना से हो सकती है। स्पिनिंग में वो आई थी, हम सेपरेटिस्ट में मिलके गए थे। सिर्फ मसला ये है कि उनका साइज़ या जिसको आप इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं वो 1 मिलियन स्पैंडल है। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा यूनिट जो 1 लाख स्पैंडल है। तो इन चीज़ों को ज़रा समझ देख रहे हैं कि 1 मिलियन स्पैंडल की रिक्वायरमेंट भी, फिर 1 मिलियन वर्किंग कैपिटल, बैंक की फाइनेंसिंग, बिजली की जो रिक्वायरमेंट वाला है, तो ये कुछ लकूनास है जिसमें मैं जब था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमने काफ़ी मीटिंगें की, लेकिन इसको शेप अप करना बाकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सर आपका फाइनल फीडबैक ऑन दैट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी हुकूमत को अब तमाम चीज़ें छोड़कर इकनॉमिक की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो पीछे रह गई हैं, उनको आगे बढ़ाना है, दोबारा से उनको
रिकैपिटलाइज करना है कि किस तरह से हम इनको कैपिटलाइज कर सकते हैं, और साथ साथ हमें अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के साथ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, और रिवाइवल ऑफ द सिक इंडस्ट्रीज एंड वैल्यू एडेड इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। जी सर, आपका फाइनल। देखिए, हमें अपने जो है सीपेक पर फोकस करना चाहिए। हमारा जो ML1 प्रोजेक्ट है उसको हमें देखना चाहिए ताकि हम अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है अक्रॉस द कंट्री उसको बेहतर बना सकें। इसके अलावा जो रेल के ज़रिए आपका अनकरा तक की जो मालगाड़ी का प्रोजेक्ट है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, और जो RCD को हमें बहाल करें। देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है उसमें आप सेंट्रल एशिया के लिए लिंकेज हैं, आप चाइना के लिए लिंकेज हैं, आप रूस के लिए लिंक हैं, आप यूरोप के लिए लिंक हैं, तो आप ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, RCD बहाल करनी चाहिए और सीपेक बहाल करना चाहिए। योर फाइनल टेक सर। ये फाइनल यही है कि हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम भी किए हैं और उसकी मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स सामने आए हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारा एक एरिया वीक जा रहा है वो एग्रीकल्चर का है। आपको सिर्फ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन या जो हम सीपैक की बातें कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अलावा एग्रीकल्चर हमारा नसीब है। ठीक है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था ज़राई सनती पाकिस्तान। सही। ज़राई सनती पाकिस्तान में से ज़रात हो, वो सनत में इस्तेमाल हो और उसको वैल्यू एड करके बाहर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। तीसरा, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। राजा साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, 4 से 5 इंपॉर्टेंट थीम्स आपने देखी कि एग्रीकल्चर ग्रोथ पे फोकस करना होगा, क्योंकि अगर डिवैल्यूशन होती है या नहीं होती, आपको अपनी की प्रोडक्ट्स पे सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, ताकि अगर आप इंपोर्ट करें तो भी कम पे करें या ज़्यादा पे करें, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ कि अगर आप एग्रीकल्चर मुल्क हैं, 42% ऑफ द लेबर फोर्स अगर एग्रीकल्चर में आपका इंडस्ट्री के थ्रू या एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू या एलाइड सेक्टर्स के थ्रू अपनी एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, तो आपका GDP में जो उसका हिस्सा है वो सिर्फ 19% है। इसको बढ़ाने के ऊपर जोर देना होगा। आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं तो आपको इन्फ्लेशन पे भी काबू पाएंगे। सप्लाई चेन आपको बेहतर करनी होगी ताकि इन्फ्लेशन, आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एक अलग है, आपकी जो इन्फ्लेशन, अगर आपका टमाटर 200 रुपये किलो हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन कुछ ही दिनों के अंदर, तो उसका ताल्लुक डिवैल्यूएशन से नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी लोकल सप्लाई चेन के स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर से। यहाँ पे फोकस करेंगे, इन्फ्लेशन पे काबू पाएंगे, तो हम देखेंगे आगे चल के जो इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर जिसके बारे में हम बहुत बातें करते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स जो बेहतर हो गए हैं, उसके समरात आम आवाम तक पढ़ सकते हैं। दूसरी जाने बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस किया राजा साहब ने कि सीपेक के ऊपर फोकस करना होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा और महंगाई पे फोकस करना होगा। बिकॉज अगर आपको ये देखना होगा कि यहाँ से अगर आपका कंस्ट्रक्शन पैकेज जितना भी अच्छा हो जाए, जब तक ये प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक कोई अर्बन एरियाज़ में नहीं रहेगा जाके, क्योंकि वो यही कहेगा कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि मैं रेंट के ऊपर शहर के अंदर रह लूँ, रादर कि मैं बहुत दूर जाके 2 घंटे का फासला तय करके सब अर्बन एरियाज़ में रहूं और वहाँ से ट्रैवल करके शहर के अंदर आऊँ और एम्प्लॉयमेंट करने के बाद दोबारा वापस जाऊँ। सो यू हैव टू मेक श्योर कि कंस्ट्रक्शन हैज़ टू कम विद अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।